नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आइए, ज़रूरी बिंदु डिस्कस करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं अपने देश के इस तिरंगे पर। जो आपको दिख रहा है, स्विट्ज़रलैंड ने भारत के जज्बे को सराहते हुए अपने देश के 14,000 से अधिक ऊंचे पर्वत पर इस तिरंगे को बनाया है, जिसमें उसने भारत के साथ अपनी सामूहिकता को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। हम उसे धन्यवाद करेंगे और अपने आप को इसी तरह कोरोना से लड़ने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इस तिरंगे को देखकर एक बात याद आती है। इकबाल ने कहा था कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आइए अब डिस्कशन के बिंदु देखते हैं। द हिंदू में एक लेख है कि गवर्नमेंट नोड मैंडेटरी फॉर FDI फ्रॉम नाइबरिंग कंट्रीज, यानी कि पड़ोसी देशों के साथ FDI का जो नियम अभी निर्धारित किया है सरकार ने, यानी कि सरकार के द्वारा ही अब कोई FDI स्वीकार की जाएगी, इस पर हम विचार करते हैं। ये द हिंदू की एक प्रमुख खबर है और हमारे एग्जाम्स के लिए ये UPSC और UPPCS आदि के लिए सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर दोनों के लिए लाभदायक है। IR और अर्थव्यवस्था दोनों में उपयोगी साबित होगी। तो क्या था इसमें? विशेष रूप से कहा है कि पड़ोसी देशों के साथ, यानी कि जिन देशों की सीमाएं हमारे देश की सीमा के साथ लगी हुई हैं, उन देशों की FDI को किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। यानी कि जब तक सरकार अनुमति नहीं देगी तब तक कोई भी दूसरा देश, पड़ोसी देश हमारे देश में किसी कंपनी में निवेश नहीं कर सकता। पड़ोसी देश से तात्पर्य क्या है? बांग्लादेश और पाकिस्तान तो इस नियम से पहले ही आबद्ध हैं, पर अब विशेषकर देखा जा रहा है कि ये चीन को ही निश्चित रूप से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि भूटान और नेपाल जैसे देश तो कोई FDI देश में लाते नहीं हैं, तो चीन को ही टारगेट किया जा रहा है। और ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसका उद्देश्य वर्तमान कोविड-19 महामारी के कारण अवसरवादी अधिग्रहण या अधिग्रहण पर अंकुश लगाना है। खरीदने वाले यह भारतीय सूचीबद्ध कंपनियों के अनिर्धारित शेयरों को खरीदने वाले चीनी निवेशकों की संभावना का एक संदर्भ है। अभी खबरों में था कि चूंकि शेयर मार्केट के शेयर रेट डाउन हुए हैं, तो अधिक से अधिक शेयर चीन ही खरीद रहा है। इस पर अंकुश लगाने के लिए ये महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यह वास्तव में एक जोखिम है जो अन्य देशों द्वारा भी पहचाना गया है। दूसरे देशों ने भी इस पर गौर किया है। 12 अप्रैल को पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा किए गए HDFC में शेयरों की वृद्धि की खबर ने बहुत सुर्खियां बटोरी थी, क्योंकि इसके द्वारा ये लग रहा था कि अन्य देश जब आर्थिक मंदी के कठिन दौर की तरफ जा रहे हैं, तब चीन अगर सारे FDI सारे शेयर खरीद लेगी तो ये अन्य देशों के लिए समस्या बन सकती है। अतः संबंधित नीति का एक सादा पाठ चीनी निवेशकों द्वारा हर प्रकार के निवेश को सरकार की मंजूरी के अधीन बनाता है। यानी कि जब तक सरकार से मंजूरी नहीं लेंगे तब तक आप किसी भी कंपनी के शेयर या किसी भी कंपनी को अधिग्रहण नहीं कर सकते। यह मंजूरी न तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड निवेशों के बीच अंतर करता है और ना ही सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध कंपनियों के बीच, यानी कि ये सभी के लिए समान होगा। अगला आर्टिकल है प्रकृति स्वस्थ कोरोना पस्त। ये जागरण का आर्टिकल है। इसमें बताया गया है कि कोरोना काल में एक बार फिर से हम आसमान में स्वच्छ वायु महसूस कर सकते हैं, ध्रुव तारा देख सकते हैं, सप्तऋषि देख सकते हैं और अन्य ग्रह भी
जो हमें देखने की स्थिति में है वो हम देख सकते हैं, क्योंकि सभी तरफ प्रकृति स्वस्थ और स्वच्छ नजर आ रही है। जो नदियां गंगा और यमुना जैसी अन्य नदियां भी जिनकी सफाई के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया और बहुत प्रयास किए गए, पर इनमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। उन नदियों को इस समय कहा जा रहा है कि वो अपनी सफाई स्वयं कर रही हैं। तो इस समय प्रकृतिविदों का मानना है कि इस समय प्रकृति स्वयं का इलाज कर रही है और स्वयं को स्वस्थ कर रही है। जब प्रकृति स्वयं को स्वस्थ कर लेगी तो वो इंसानों को भी स्वस्थ करने में सहायक होगी। लेकिन डर इस बात का भी है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा और कोरोना जैसी महामारी से हमें मुक्ति मिलेगी, तो क्या हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करेंगे या पुनः उसी तरह मानव का दानव बन जाना तय हो जाएगा और वो पुनः प्रकृति का उसी लेवल पे दोहन करेगा और प्रकृति को फिर से अस्वच्छ और अस्वस्थ बनाने की कयावत में जुट जाएगा। तो हमें देखना है कि आगे क्या होना है, लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम आगे से इस तरह की किसी बीमारी के चपेट में ना आए। इसलिए हमें अपनी प्रकृति की सुरक्षा का ध्यान देना होगा। प्रकृति हमारे लिए उपयोगी है और हमें प्रकृति को अपने लिए स्वयं भी उपयोगी बनाना होगा। अगला है कि जैव विविधता से खिलवाड़। जैव विविधता वही प्रकृति की बात है कि प्रकृति से खिलवाड़ मतलब जैव विविधता से खिलवाड़। सुनने में आ रहा है कई बार कि चमगादड़ बने हैं खतरनाक। किस प्रकार चमगादड़ खतरनाक हो रहे हैं? चमगादड़ों के कारण ही कई बार लगातार देखने में आ रहा है कि सॉर्स, निपाह वायरस या फिर इबोला जैसे खतरनाक वायरस चमगादड़ों के द्वारा इंसानों में आ रहे हैं। इनसे परेशानी देखने को मिल रही है और लोग तो ये कह रहे हैं कि इस पर वो लगाम कसी जाए, इसको नियंत्रित किया जाए कि चूहे, कुत्ते, चमगादड़ या अन्य इस तरह के जंगली जानवर इंसानों की बस्तियों तक प्रवेश ना कर पाए। पर जरा ध्यान देने वाली बात है, क्या वास्तव में ये हमारे परिवेश में प्रवेश कर गए हैं या हम इनके परिवेश में प्रवेश कर गए हैं? तो हमें जैव विविधता का ध्यान रखना होगा। लोग तो इतनी आधुनिकता की दौड़ में खाद और अखाद में अंतर भी भूल गए हैं। लोगों की थाली तक चमगादड़ पहुंच गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि खाने वाली चीज़ें खाई जाएं और ना खाने वाली नहीं, और जैसे कि प्रकृति में संतुलन बना रहे, इससे जैव विविधता बनी रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। एक और खबर है, अंतरिक्ष में अंग उगाने की तैयारी। यानी कि भारहीन वायुमंडल नहीं होता है अंतरिक्ष में, इसलिए वहाँ भारहीनता का अनुभव किया जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हम यहाँ से वयस्क मानव का स्टेम सेल्स अंतरिक्ष में ले जाएं, वहाँ भारहीनता की स्थिति में अगर रखें तो वहाँ पे टिश्यूज का निर्माण किया जा सकता है, जिससे अंग प्रत्यारोपण में सहायता मिलेगी। यानी कि मानव के अंग भारहीनता वाली स्थिति में दोबारा उगाए जा सकते हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। हो सकता है इस तरह का अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो मानव के अंग प्रत्यारोपण में बड़ी जीत हासिल होगी। आगे एक खबर है, फेस्टिवल्स, टर्बन्स एंड राइस बियर आर ऑल पार्ट ऑफ एन एग्जॉस्टिव कल्चरल हेरिटेज लिस्ट। ये संस्कृति मंत्रालय ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें यूनेस्को के लिए और अन्य भी सांस्कृतिक धरोहर के क्षेत्रों को और उनसे संबंधित चीज़ों को लिस्टेड किया है। जैसे मणिपुर की चावल की बियर बनाने की परंपरा, राजस्थान में पगड़ी बांधने की प्रथा और कई अलग अलग नृत्यों, देश भर के संगीत और त्योहारों के रूप में शनिवार को केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी मसौदे में
अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में 106 सूचीबद्ध वस्तुओं में शामिल किया गया, जिनमें से 13 को यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में पहले ही मान्यता प्रदान की गई है। राष्ट्रीय ICH सूची अपनी अमूर्त विरासत में अंतः स्थापित भारतीय संस्कृति की विविधता को मान्यता देने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि उसका लक्ष्य भारत की विविध राज्यों की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत परंपराओं के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता फैलाना और उनका संरक्षण सुनिश्चित करना है। यह पहल संस्कृति मंत्रालय के विजन 2024 का भी एक भाग है। अब तक की इस सूची में 100 से अधिक परंपराओं को शामिल किया जा चुका है। इस सूची में वे 13 परंपराएं भी शामिल हैं जो पहले से ही यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में अंकित हो चुकी हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज के अखबारों में प्रमुख खबर यही थी, क्योंकि इस समय कोरोना एक बड़ी खबर के रूप में सभी अखबारों में दिखाई देता है, तो हमने सिर्फ वही बिंदु लिए हैं जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आशा है आपको ये वीडियो लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके कुछ सुझाव हों तो उन्हें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।